नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। खटीमा दौरे पर सीएम धामी ने भरी विकास की हुंकार, जनजातीय समाज के साथ किया संवाद। बोले, जनजातीय छात्रों का भविष्य संवारने के लिए सरकार कर रही काम। धर्मनगरी हरिद्वार में युवा संवाद कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। छात्रों के साथ राज्य के विकास में सहभागी बनने का किया आह्वान। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें, उठी इस्तीफे की मांग। सीएम धामी को लिखा गया पत्र। टिहरी मेडिकल कॉलेज पर रार, विधायक किशोर उपाध्याय ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी। मंत्री सुबोध उनियाल ने दी उतावलेपन से बचने की सलाह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जनजातीय समाज के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनजातीय समाज को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जनजातीय कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनजातीय छात्रों के लिए सरकार ऐसी योजनाएं चला रही जो उनका भविष्य संवारती है। सीएम धामी ने बताया कि पूरे देश में जनजातीय समाज के लिए आवासीय एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के तहत चल रहे आश्रम पद्धति स्कूलों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने धर्मांतरण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण का षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। जनजातीय समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, हमारे युवा लोग, समाज के जो प्रतिनिधि, उनके साथ आज मिलना हुआ है, संवाद हुआ है, उनके विचार जानने का अवसर मिला है। और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय कल्याण के लिए यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय पूरे देश के अंदर खोले गए हैं, इस क्षेत्र में भी खोले गए हैं। यहाँ आश्रम पद्धति स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की अनेक योजनाएँ चल रही हैं और इसके साथ ही जो है बेटियों की शादी हो, उनके शिक्षा के काम हो, उन सभी के सरकार प्रतिबद्ध है। उस पर हम प्रावधान हमने पहले से किए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जनजातीय समाज मुख्य धारा में आए और समाज के और देश के निर्माण में अपनी तीव्र सहभागिता निभाए। सीएम धामी ने धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में युवाओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर सीएम धामी ने छात्रों से राज्य के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भविष्य युवाओं के हाथों में है और सरकार शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया और इसका प्रावधान किया गया कि सभी युवा हर क्षेत्र में आगे आएँ। स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाया गया। आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम वाला देश है और राज्य के अंदर भी प्रेरणा से, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इसकी नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियां बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार की, पारदर्शिता के आधार पर मिले, उसके लिए हम नकल का सख्त कानून लेकर आए और उस सख्त नकल कानून का ये प्रभाव हुआ कि 34,000 से अधिक नौकरियां उत्तराखंड राज्य में अभी तक बिना किसी भ्रष्टाचार के और पारदर्शिता के आधार पर यहाँ के युवाओं को मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही इस्तीफे की मांग भी की है। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मांग की है कि जांच पूरी होने तक मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल से अलग किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री गणेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग, सीएम धामी को लिख डाली चिट्ठी। उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चाओं में है। स्पेशल विजिलेंस कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली।
दरअसल स्पेशल विजिलेंस कोर्ट की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता और अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो उसे केवल बयान तक नहीं बल्कि अपने फैसलों से भी साबित करना होगा। पंकज क्षेत्री ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मांग की है कि जांच पूरी होने तक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पद से अलग किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। अपने कैबिनेट मंत्री और जो गणेश जोशी जिन भी पदों पर हैं उनको हटाया जाए तत्काल और इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। सरकार द्वारा भी पहल की जाए कि हम इसमें जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और सरकार भी इसमें जांच करे। देखिए, मुख्यमंत्री जी से तो हम यही मांग करेंगे कि आप दिन रात जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और अगर यदि आप ये नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि ये केवल कागजी बातें हैं। फिर हम जनता के दरबार में जाएंगे। आज हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। हम जनता के द्वार द्वार जाके सरकार की पोल खोलेंगे कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों का साथ देती है और भ्रष्टाचारी इनके कैबिनेट में इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सी कार्रवाइयां हुई हैं। आरोप अगर लगते हैं और उन आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो निश्चित ही कार्रवाइयां होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति का पालन करते हुए हम अपने मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कथनों का अनुसरण करते हैं और ये भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जन भागीदारी बढ़ाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच पर जरूरत पड़ने पर निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के नोटिस के बाद कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए मंत्री गणेश जोशी को जांच पूरी होने तक मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में सरकार का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में 16 करोड़ के पुल के अप्रोच मार्ग धंसने का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन सवाल है कि जिस कंपनी ने करोड़ों के पुल का निर्माण किया क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर बनती है तो फिर ठेकेदार और कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनों को बचाने की कोशिश की जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों के पुल में अपनों का खेल। बीजेपी नेता के पति की कंपनी ने किया निर्माण, क्या इसीलिए बचना आसान? पांडे जी का ब्लैकलिस्ट करोगी कंपनी? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों हुआ ये चीजें? इस पे मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य अभियंता हैं देहरादून के, उनको ये टास्क दिया था कि वो स्वयं साइट पे जाएं और एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुझे दें कि इसका कारण क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और कौन इसका जिम्मेदार है। तो जैसे ही हमको वो मालूम चलेगा हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो हमें दोनों काम करने हैं, रिस्टोर भी करना है और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो कार्रवाई भी की जाएगी सही समय आने पे और जैसे ही हमको ये मालूम चलता है कि क्या कारण है और कौन जिम्मेदार है, निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पांडे जी कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पांडे जी, पुल का निर्माण करने वाली कंपनी को फिर आप कब ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं? हिमालयन कंस्ट्रक्शन नाम की इस कंपनी पर कब होगा एक्शन? क्योंकि 16 करोड़ में पुल का निर्माण इसी कंपनी ने किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी का ताल्लुक बीजेपी नेता से भी है। जी हाँ, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति अरविंद भट्ट इस कंपनी में निदेशक हैं। अब बताइए पांडे जी, क्या अब होगी कार्रवाई? जांच जारी है, जल्द ही रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन कंपनी और ठेकेदारों पर गाज गिरेगी या नहीं ये तो बताना होगा, क्योंकि अपनी ही सरकार में जब अपनों को ही ठेका दिया जाता हो फिर तो गलती भी माफ कर दी जाती होगी। ऐसा ही है क्या पांडे जी? क्योंकि इतना खर्च करने के बाद भी जब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, सुविधा और विकास के नाम पर ऐसा कमजोर पुल बना दिया जाए जो पानी की लहरों को भी झेल न सके, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है। करोड़ों खर्च के बाद भी जब 16 दिन के भीतर ही पुल की सड़क धराशायी हो जाए तो समझना आसान है कि किस गुणवत्ता की सामग्री निर्माण कार्य में लगाई होगी। और इसके लिए जिम्मेदार वो कंपनी है जिसे ठेका मिला, जिम्मेदार वो ठेकेदार है जिसने ठेका लिया। करोड़ों रुपए लिए गए लेकिन काम 16 दिन में ही जवाब दे गया। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी नेता रुचि भट्ट के पति की कंपनी को क्या ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? जांच के बाद क्या हिमालयन कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की जाएगी?
या फिर अपनों को संरक्षण देते हुए मामला जांच में ही सिमट कर रह जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच ठंडी दिख रही है। विधायक ने मेडिकल कॉलेज की जगह बदले जाने पर बगावती सुर इख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि मेडिकल कॉलेज की जगह को बदला गया तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि इन दिनों टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जगह बदल रही हैं, जिस पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय ने आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज की डीपीआर तैयार है, ऐसे में मंत्री सुबोध उनियाल का ये कदम टिहरी के लिए धोखा हो सकता है। जो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं है, ये नहीं है, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और कल जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरा अपने साथियों से भी निवेदन है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंडिया में ही बनेगा, और तब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने कल मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है, और मेरे विचार से स्वास्थ्य मंत्री जी को टिहरी के लोगों को इस तरह से, जिन्होंने टिहरी के लोगों ने उनको अपनाया, सब कुछ दिया, और वहां इस तरह की अफरा तफरी जो है वो फैलाना, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं टिहरी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने बीजेपी विधायक को तावलेपन से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी करना सही नहीं है। मेडिकल कॉलेज मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जगह को लेकर फैसला लिया जाएगा। मैं उनके आरोप का जवाब तो नहीं दूंगा, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस तरह से बहुत जल्दी उतावलापन दिखाना उचित नहीं है। अभी इस पे स्थल चयन की कार्यवाही चल रही है और जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है जहां जहां जमीन हमको उपलब्ध हो सकती है। और फिर ये देखते हुए देखिए, मेडिकल कॉलेज बनाना जनपद में निश्चित रूप से ऐसी जगह बनना चाहिए जहां पर मध्यस्थल भी हो। उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और अभी इसकी चर्चा ही चल रही थी कि अब तैयारी भी इशारा कर रही है कि 27 से पहले प्रदेश में विधानसभा चुनाव संभव है, क्योंकि ईवीएम मशीनें बिहार से उत्तराखंड पहुंचने लगी है। तो क्या माना जाए, उत्तराखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारी, पहुंचने लगी ईवीएम मशीनें। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त हो रहा है और साल 2027 उत्तराखंड राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल कुंभ जैसा बड़ा आयोजन भी होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव समय से पहले यानी 2026 के अंत में ही हो सकते हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी बिहार से नई ईवीएम मशीनें मंगाई है, जिसके तहत बिहार से 6000 वीवीपैट, 2500 बैलेट यूनिट और 12500 कंट्रोल यूनिट उत्तराखंड पहुंची है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, उससे राजनीतिक दलों को आभास हो चुका है कि विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, क्योंकि एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। यह जो कार्यक्रम तय होता है उसके हिसाब से 1 साल पहले या 6 महीने पहले जो निर्धारित गतिविधियां होती हैं उसकी कार्यवाही चल रही है। अभी विस्तार से समीक्षा बैठक भी सीईओ स्तर पर राज्य के जितने भी डीएम अधिकारी होंगे उनके साथ की जानी तय अभी होगी। उसके उपरांत फिर सभी जानकारियां साझा की जाए। वहीं सरकार की माने तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करनी पड़ती है और उसी तैयारी के लिए लगभग आधा साल जरूरी होता है। इसीलिए इस बार जब भी चुनाव होंगे, सरकार भी चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी संगठन के मुताबिक चुनाव के लिए पार्टी हर समय तैयार है। देखिए, तैयारियां तो करनी पड़ती हैं और हमेशा ही मैं समझता हूँ जो 5-7 महीने पहले ही ईवीएम आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ मुझे जो लगता है चुनाव समय पर होंगे। देखिए, चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये भारत की निर्वाचन आयोग इसको तय करता है। उसी के अनुरूप चुनाव की तिथि वो घोषित करते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, चुनाव कभी भी हो, आज भी अगर चुनाव हो, क्योंकि हम सतत रूप से जनता के बीच में हमारा संपर्क जारी है और हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है। कभी भी चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के लिए साल 2027 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मार्च 2027 में मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसी साल कुंभ जैसा बड़ा आयोजन और राज्य की प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा भी आयोजित होनी है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारियों में जुटा है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पारदर्शी बताया है और साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है, जबकि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चल रही है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी भी एसआईआर की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग का सहयोग कर रही है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि जल्द जारी होने वाली मतदाता सूची बिल्कुल सही होगी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग पर संदेह करना कोई पहली बार कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उन पर हर बार संदेह व्यक्त करती है। वो निर्वाचन आयोग भी संदेह व्यक्त तो उनके हृदय में बसा हुआ है। इसलिए एसआईआर बहुत अच्छे पुराने तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग को सहयोग कर रही है और मैं कह सकता हूँ कि इस बार की मतदाता सूची शुद्ध मतदाता सूची होगी और हर मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेगा। शनिवार को राजधानी देहरादून में कांग्रेस की महिला विंग ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और पुलिस की इस बर्बरता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। हमारे देश के जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जिस तरीके से वो जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वो पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके खिलाफ पैलेट गन चलाया गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ और उससे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो घायल हुए हैं और उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग है कि वो छात्रों से माफ़ी मांगे। इस देश के युवा इस देश का भविष्य है और जिस तरीके की बर्बरता भाजपा ने हमारे देश के युवाओं पे करी वो गलत था। उसके खिलाफ आज ये सत्याग्रह आंदोलन है। नैनीताल के एचडी डिग्री कॉलेज में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शक्ति संवाद संवेदीकरण सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह और मेडिकल सुरक्षा के साथ ही महिला सुरक्षा कानून को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आए ब्लॉक प्रमुख ने बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना कर्तव्य है और इसी के तहत कार्य भी किया जा रहा है। हमारे नए बच्चे हैं जो हमारे जो खासतौर से बालिकाएं हैं इस विद्यालय की, उनके लिए यहाँ पर एक रोजगार की कैसे अवसर हों, बहुत सी चीज़ें उनको सीखने को यहाँ पर मिलेगी, जिसमें पुलिस विभाग है, सेवा योजन कार्यालय है, जब का अन्य विभाग हैं, मतलब हर तरह से किस तरह से अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उनको मुसीबतें आएंगी, क्या क्या वे कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज एक एक्सपोजर की ज़रूरत बच्चों को होती है, वो एक्सपोजर देने का काम यहाँ पर बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। गदरपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन्हें विकास कार्यों को लेकर ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी सीएम तक पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस ने 2020 के लंबित मामले में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में न्यायालय ने जमानत पर सिद्धार्थ को रिहा कर दिया। ऐसे में अब कांग्रेस विधायक तिलकराज बहेड़ ने पुलिस की इस कार्यवाही पर सवाल उठाया है। मैंने ही अपनी ज़िंदगी में कितने ही प्रोटेस्ट किए हैं, कितने मुख्यमंत्रियों का हम लोगों ने विरोध किया है, प्रधानमंत्रियों तक के हमने विरोध किए हैं। और लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। अगर ये लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए, जिसमें विशेष रूप से अपना भूसरी जी और शिल्पी जी, तो ज्ञापन लेना चाहिए था। कोई 10, 20, 50 लोग लेके तो गए नहीं काले झंडे दिखाने के लिए, कोई उनकी सभा उनके कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने तो गए नहीं। पुलिस वालों को चाहिए था भी ठीक है आप आए हो दूसरे दल के, आप दे दो ज्ञापन,
उनका भी सम्मान बढ़ता, हमें ज्ञापन मिला, अपनी बात कहने का मौका मिलता। उठाकर बंद कर देना, लाकर बंद कर देना, हाँ नारेबाजी कर रहे होते, झंडे दिखा रहे होते, 150 लोग उनके कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे होते, तब तो बात समझ में आती है। ये तो हिटलरशाही है। अल्मोड़ा नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए डंपिंग जोन से लेगेसी वेस्ट हटाने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक लगभग 1000 मैट्रिक टन पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित भी किया जा चुका है। नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि कचरे की छटाई कर उपयोगी सामग्री अलग की जा रही है, जबकि बचे हुए कचरे को निस्तारित करने के लिए भेजा जा रहा है। बारिश के बावजूद अभियान लगातार जारी है। कि आप लोग जानते हैं कि बलधोटी में जो हमारा लेगेसी ट्रीटमेंट का काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, उसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 1000 मीट्रिक टन इसका निस्तारण भी किया जा चुका है और हमारी 2 गाड़ियां इसमें लगभग यहाँ पर काशीपुर में विश्वनाथ पेपर मिल में जा चुकी हैं। और अवगत कराना चाहूंगी कि जो हमारे 26,000 मीट्रिक टन का इसमें टेंडर हुआ था और 1000 इसमें हो चुका है। और थोड़ा सा अभी थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बारिश के कारण लगातार वो गीला हो जा रहा है, जो गीले का तो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है और जैसे ही धूप आ रही है तो इसमें लगातार कार्य वहाँ पर चल रहा है। राजधानी देहरादून की सृष्टि कंडारी मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को देहरादून पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति और ननद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि पौड़ी निवासी सीमा कंडारी ने कोतवाली डोईवाला में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सृष्टि को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। बता दें कि पुलिस को मृतका की मां ने एक वीडियो भी साक्षी के तौर पर दिया है। इस पूरे वीडियो के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इसका जो हस्बैंड है वो भी सचिवालय सेवा में कार्यरत है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों का इसको लेके एक रिजेंटमेंट था, काफ़ी लोगों को इसे लेके आक्रोश था। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ की टीम द्वारा सभी जो जरूरी साक्ष्य थे उनको एकत्रित करते हुए 2 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक उसका जो हस्बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी अरेस्टिंग की गई है और एक जो उसकी ननद है उसकी अरेस्टिंग की गई है। इस तरीके का जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर पूरे समाज को काफ़ी झकझोरने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके बीच में आना चाहिए, क्योंकि समस्त देश की मीडिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था और इसलिए मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ इसमें जो भी अभियुक्त गण हैं इनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के हलिया सांप्रदायिक तनाव पर हरिद्वार के महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार से नेपाल में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नेपाल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अशांति के पीछे का कारण चीन को बताया है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसकी पहचान पूरे विश्व में थी, जो एकमात्र हिंदुओं का देश था, उस देश में हिंदुओं पर ही आक्रमण होने, हिंदुओं की हत्याएं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और नेपाल का एक मैत्रीपूर्ण संबंध पुरातन काल से रहा है। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि वहाँ सरेआम बालेन सरकार मूकदर्शी बनी हुई हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। भारत सरकार और यूएन को उसमें दखल देना चाहिए, वहाँ पर ये दंगा तुरंत रुकना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। खटीमा दौरे पर सीएम धामी ने भरी विकास की हुंकार, जनजातीय समाज के साथ किया संवाद। बोले जनजातीय छात्रों का भविष्य संवारने के लिए सरकार कर रही काम। धर्मनगरी हरिद्वार में युवा संवाद कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत, छात्रों के साथ राज्य के विकास में सहभागी बनने का किया आह्वान। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें, उठी इस्तीफे की मांग, सीएम धामी को लिखा गया पत्र। टिहरी मेडिकल कॉलेज पर रार, विधायक किशोर उपाध्याय ने दी परिणाम भुगतने की चेतावनी, मंत्री सुबोध उनियाल ने दी उतावलेपन से बचने की सलाह।